हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक नया टॉपिक है, इससे पहले भी आपके पास ये टॉपिक आए हैं और आपने रिप्रोडक्शन के बारे में बात की है। तो क्योंकि हमने जाना कि रिप्रोडक्शन का मतलब है, जो पूरा वर्ड है इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या कहा कि रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। रिप्रोडक्शन यानी कि पुनः निर्माण या पुनः उत्पादन, इसके काफी सारे आप मतलब निकाल सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी जीव एक नए जीव का निर्माण कर रहा है, यानी कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, फिर से प्रोडक्शन हुआ और इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब अगर यहाँ पर आते हैं हम, इसी के साथ आपने वेरिएशन की भी बात कर ली। हमने वेरिएशन को देखा है, जब आपने लैंगिक जनन स्टार्ट किया था तो हमने इसी के साथ वेरिएशन को भी देखा था। हमने कहा रिप्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि रिप्रोडक्शन क्या है। डेफिनेशन आपने कही थी कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रक्रिया है जो कि जैविक रूप से अपने ही समान नए जो जीवों को उत्पन्न करने में सक्षम होता है, यानी कि वो जीव जिसमें एक जैविक प्रक्रिया चल रही है और इस जैविक प्रक्रिया के द्वारा वो जीव अपने ही समान नए जीव उत्पन्न कर पा रहा है। ठीक है। टाइप्स से हम अगर देखें तो टाइप्स में हमने दो टाइप्स देखे हैं। पहला जो टाइप हमारे पास आता है वो है अलैंगिक जनन और दूसरा जो टाइप है वो है लैंगिक जनन। तो क्योंकि हम यहाँ पर इन सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं तो बस एक बार जनरली हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने क्या क्या समझा है। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन के प्रकार में आपने सबसे पहले पढ़ा है फिजन। फिजन के दो प्रकार हमने पढ़े हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। इसी के साथ आपने बात की है, यहाँ पर एग्जांपल्स भी देख लीजिए कि बाइनरी फिजन हमने कहा अमीबा, पैरामीशियम है, और अगर मल्टीपल फिजन है तो प्लाज्मोडियम है। क्लियर है। तो ये पहला टाइप हमारे पास लैंगिक जनन का आया था। दूसरा हमने रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है जिसमें एग्जाम्पल प्लेनेरिया और हाइड्रा हमारे पास आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा है जो फंगस में यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक। अब हमने कहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जो प्लांट्स में देखने को मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेजिटेटिव ऑर्गन्स यानी कि कायिक जो अंग होते हैं उनके द्वारा होता है, और कायिक अंग में हमने जड़, तना और पत्ती को यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट हमने बात की है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने स्टार्ट कर लिया है क्या होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमने कहा दो जीव होते हैं और उनके द्वारा क्या होता है नई जीव का निर्माण होता है। वह कुछ फीचर्स हमने यहाँ पर देखे थे। क्या क्या फीचर्स हमारे पास आए थे, हमने बात की थी कि यहाँ पर दो पेरेंट होते हैं जिनमें एक मेल और एक फीमेल होता है। हमने कहा कि यहाँ पे एक स्पेशल प्रकार की सेल्स बनती है, कुछ विशिष्ट प्रकार की सेल्स बनती हैं, स्पेसिफिक सेल्स होंगी। और इन सेल्स को अब हम कोशिका नहीं कहते हैं, हम इन्हें गैमेट या युग्मक के नाम से जानते हैं। गैमेट हमने कहा कि दोनों पेरेंट्स में बनेंगे। मेल में मेल टाइप का गैमेट बनेगा, फीमेल में फीमेल टाइप का गैमेट बनेगा। दोनों गैमेट जो होते हैं अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, दोनों में सिमिलैरिटी नहीं होती है। तो दो गैमेट यहाँ पर बनेंगे। फिर हमने कहा कि यहाँ पर जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत कैसी होती है, स्लो होती है और बहुत लेंदी है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जो प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट हमने बात की है वेरिएशन यहाँ पर पाया जाता है और इसी के बेसिस पे हमने वेरिएशन को यहाँ पे देखा था। अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, हमने कहा सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने वेरिएशन जो टॉपिक है उसे देखा, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएशन की बात की है। विविधता या जो विभिन्नताएं आती हैं जो जीवों में वो कैसे आती हैं, अगर वेरिएशन आया है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमारे पास आते हैं। बेनिफिट्स हमने अलग अलग प्रकार के देखे थे। हमने कहा कि जो भी यहाँ पर डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जो ऐसे कैरेक्टर के जो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, हम उन कैरेक्टर को आगे कैरी कर सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर बेनिफिशियल कैरेक्टर नहीं होंगे, ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर जो बेनिफिशियल कैरेक्टर्स नहीं होंगे यानी कि वो कैरेक्टर, वो गुणधर्म जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हम उन कैरेक्टर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई, हमने कहा कि वेरिएशन आया इसीलिए जो जीव हैं वो यहाँ पर अपने इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर पा रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। अब इन चेंजेस के जो रीजन है वो हम भी हैं और क्या है नेचर भी है। तो नेचुरली भी जो चीजें हैं वो चेंज होती हैं। और हमने कहा कि सबसे बड़ा जो कॉज है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे क्लाइमेट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो है हम यानी कि मनुष्य।
तो दोनों रीजन हो सकते हैं, मैन मेड रीजन हो सकते हैं, नेचुरल जो रीजन हो सकते हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे हमें यानी कि हर एक जीव को उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर क्या करना पड़ेगा, खुद को ढालना पड़ेगा। अब इसी प्रकार से हमने यहाँ पर बात की है कि अगर कोई अडॉप्ट कर लेता है, कोई अपने आप को इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर खुद को चेंज कर पा रहा है, इट मीन्स कि वो सर्वाइव कर जाएगा। और अगर कोई खुद को चेंज नहीं कर पाता है इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, क्या क्या सिग्निफिकेंस आते हैं। अगर हम एक एक लाइन को यहाँ पर देखें तो हमने कहा कि यहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और इसीलिए क्या होगा, ये डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। डाइवर्सिटी यानी कि आपने कहा कि आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ पर जो गैमेट होते हैं वो दो अलग अलग पेरेंट से डिराइव होते हैं, तो एक नया कॉम्बिनेशन आपको मिलता है जो कि जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इन्हांस करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने कहा कि यहाँ पर नए इंडिविजुअल का ओरिजिन भी पॉसिबल होता है। अगर कोई नया इंडिविजुअल आया है, आपने कहा कोई ड्रास्टिक चेंजेस अगर आपको देखने को मिले हैं, तो वो यहीं पर आप देख सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं होता है कि जो चेंजेस हैं वो बहुत जल्दी होते हैं, टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई बहुत क्विकली कोई चेंज आए तो उसका रीजन म्यूटेशन हो सकता है, और म्यूटेशन के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। आपने पढ़ा है जेनेटिक्स को, और जेनेटिक्स में आपने म्यूटेशन को भी पढ़ा है। तो आपने देखा होगा कि म्यूटेशन का मतलब होता है कि जेनेटिक मटेरियल में किसी भी प्रकार का चेंज, सीक्वेंस में चेंज, अरे जो नंबर है नंबर में चेंज हो रहा है, जो अपने का पोजीशन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो चेंज होता है वो म्यूटेशन होता है। अब म्यूटेशन के अलग अलग रीजन होते हैं, म्यूटेशन के अलग अलग प्रभाव होते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं हमने कहा, और हमने कहा कि यहाँ पर हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व डिवीजन इन द सेक्स ऑर्गन दैट रिड्यूस द डीएनए मैटर टू हाफ ऑफ द जाइगोट। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये आप आगे समझेंगे। हमने इस वाली लाइन को बात के लिए रखा है, क्योंकि जब आप रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, प्रोसेस को आप स्टार्ट करेंगे, तब आप इस लाइन को समझेंगे। तो कुछ हमारे पास लिमिटेशंस भी आती हैं। हमने कहा लिमिटेशन भी हो सकती है रिप्रोडक्शन की, जो हम लैंगिक जनन की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा लिमिटेशन हमारे पास कुछ आ सकती हैं, जिसमें हमने कहा कि हो सकता है कि जो यहाँ पर हार्मफुल जो कैरेक्टर थे, जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर थे, वो हो सकता है कि वो पास हो जाएं। ठीक है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर डिजायरेबल कैरेक्टर हैं वही आगे पास होंगे, जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर है वो भी यहाँ पर पास हो सकते हैं। और यहाँ पर जो आपने कहा कि कोई भी जो प्रॉब्लम होगी या फिर कोई भी यहाँ पर डिजीज होगी, वो भी आगे फर्दर जो इनहेरिटेड हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने बात की है लिमिटेशन की, और हमने लिमिटेशन में कहा कि कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर जो होंगे वो इनहेरिट हो सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अनडिजायरेबल कैरेक्टर में क्या क्या आएंगे, आपने कहा कुछ डिजीज ही आ सकती हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर कि जो कि सर्वाइव करने के लिए प्रॉब्लम करे, वही जो कैरेक्टर है अगर इनहेरिट हो जाते हैं, तो हमने कहा कि क्या होगा, यहाँ पर यही लिमिटेशन होती है। अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या पादपों में लैंगिक जनन। हमने कहा पौधे में जो लैंगिक जनन होता है, सबसे पहले ये देखिए, अगर हमने प्लांट्स की बात की तो प्लांट्स में हमें दो भाग मिले थे। हमने कहा था सेक्सुअल ऑर्गन, जिसे हमने लैंगिक अंग कहा, सेक्सुअल ऑर्गन कहिए या रिप्रोडक्टिव पार्ट कहिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमने कहा वेजिटेटिव ऑर्गन या वेजिटेटिव पार्ट, यानी कि कायिक भाग। अगर हम लैंगिक ऑर्गन की जगह रिप्रोडक्टिव पार्ट लिखें तो आपको ज्यादा ठीक है। जब हम वेजिटेटिव पार्ट की बात करते हैं, इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रूट के बारे में, उनकी जड़ के बारे में, हम बात कर रहे हैं स्टेम,
यानी कि तना, हम बात कर रहे हैं लीफ यानी कि पत्ती। और अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्सुअल ऑर्गन, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल ऑर्गन गलत था, लेकिन हमने कहा कि अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट या सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें तो हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में। अगर हम कायिक भाग या वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करें, हम इन तीनों पार्ट से, अगर हम तीनों पार्ट्स को देखें तो तीनों पार्ट से अगर आपको जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो कौन सा होगा? वेजिटेटिव, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो आपने यहाँ पे कहा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो हमें किसके द्वारा मिलेगा? वेजिटेटिव पार्ट यानी कि कायिक भागों के द्वारा मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि इन्हीं के द्वारा हमें क्या, ये क्या है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। ठीक है, अगर हम फ्लावर या फूल की बात करते हैं तो ये कौन से रिप्रोडक्शन को यहाँ पे दिखाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इतनी बात क्लियर है कि अगर प्लांट्स में आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर प्लांट्स में आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो वो आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, कौन कौन से पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के। तो हमने कहा कि ये हमारे पास आते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन। ठीक है, इन चीजों को आप एक बार देखिए, एनालाइज कीजिए। हम बात करेंगे यहाँ पर पादपों में लैंगिक जनन की, क्योंकि लैंगिक जनन फूल के द्वारा होता है, फ्लावर के द्वारा होता है, इसीलिए हम अब बात करेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, जिसमें हम फ्लावर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हमने कहा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और उसके बारे में हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्लावर के पार्ट्स आपने पहले भी पढ़े, आपके पास 7th में चैप्टर आया था जिसमें आपने रिप्रोडक्शन को पढ़ा था और आपने उसमें फ्लावर के पार्ट्स भी पढ़े थे। सबसे पहले आपको बता रखा है, आपने कहा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली एज वेल। आपने कहा कि पादपों में यहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, बट द मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, लेकिन जो अधिकतर फ्लावरिंग या जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, the flower is the reproductive part of a plant that is both male and female gametes are produced by flowers। आपने कहा कि यहाँ पर जो पौधे का या पादप का जो लैंगिक अंग होता है या प्रजनन अंग होता है वो है फ्लावर यानी कि फूल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं और ये दोनों प्रकार के गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। अब डिपेंड करता है कि एक ही फूल में दोनों पार्ट हैं या अलग अलग फूलों में दोनों पार्ट हैं, ये अलग अलग टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन फ्लावर। तो यहाँ पर जो लैंगिक जनन होगा पौधों में वो कहाँ होगा? फ्लावर यानी कि फूल में होगा। द कंप्लीट फ्लावर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। आपने कहा एक जो मेच्योर या वेल डेवलप्ड हम फूल की बात करें उसमें 4 पार्ट्स होते हैं मेनली। इन 4 पार्ट्स के बारे में आपने पहले भी बात की है। हमने कहा पेटल्स होते हैं, ठीक है, सेपल्स होते हैं, स्टेमेन होता है और पिस्टिल होता है। पेटल्स जिसे आप क्या कहेंगे? दल कहते हैं। सेपल जिसे आप बाह्य दल कहते हैं। ये सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा गया है
कि सबसे पहले बाह्य दल आना चाहिए था, पहले सेपल्स आना चाहिए क्योंकि वो बाह्य दल है, फिर उसके बाद दल आना चाहिए क्योंकि वो क्या है, पेटल से अंदर का पार्ट है। उसके बाद स्टेमेन आता है जो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं। और फिर आती है सबसे इनरमोस्ट पार्ट जो है पिस्टिल या कार्पल जिसे हम कहते हैं, स्त्री केसर। अब नाम से आप समझ रहे होंगे, नए नाम नहीं है हमारे लिए, पहले भी हमने पढ़े हुए हैं। पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, दल क्या होता है, बाह्य दल क्या होता है। एक बार आप जो डेफिनेशन है उसे पढ़िए, चारों पार्ट्स के नाम लिखिए, उसके बाद हमारे पास आएगी फ्लावर की जो पिक्चर आती है, आप उसे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो फूल का डायग्राम बनाएंगे, चारों पार्ट्स वहाँ पे दिखाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। ये हमारा फ्लावर आ जाता है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हमने ये जो इमेजेस हैं पहले भी देखी हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा बाह्य दल, ये तो आपका पुष्पाशन हो गया जिसका पुष्प रहता है, ये बाह्य दल है जो ग्रीन पार्ट है। सेकंड पार्ट आता है दल जो आपको पिंक कलर में दिखा रखा है, जो आपको पता है कि पंखुड़ियां हैं और इन्हीं के कारण क्या होता है, फूलों का रंग होता है, इनका नंबर, इनका कलर अलग अलग हो सकता है। तीसरा पार्ट हमारे पास जो आता है, हम बात करेंगे उसके बारे में, पुंकेसर। जो तीसरा हमारा पार्ट आता है ये दूसरा है, ये पहला है। और चौथा हमारे पास पार्ट आता है स्त्री केसर। तो जो आपको ये जो ऊपर वाला पोर्शन और ये जो डंडी पूरी दिखाई दे रही है, ये हमारा स्टेमेन का पार्ट आता है, ठीक है। ये सारे स्टेमेन है, 4 स्टेमेन आपको दिखा रखे हैं। और हम स्त्री केसर की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यानी कि ये जो चौड़ा भाग है और यहाँ तक का जो पार्ट है पूरा स्त्री केसर का आता है, ठीक है। अगर इन्हीं पार्ट्स को ड्रॉ किया जाए, तो हमने क्या बात की है, हमने कहा कि सबसे पहले हमारे पास सबसे इनरमोस्ट पार्ट आएगा पिस्टिल। जल्दी से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास सबसे अंदर का भाग आ जाता है जिसे हमने पिस्टिल कहा है। अब हमारे पास पिस्टिल या स्त्री केसर होता है ये। अब हमारे पास ये जो भाग आएगा ये है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं स्टेमेन या पुंकेसर, ठीक है। ये पुंकेसर आ गया, जिसे ये चौथा भाग हमने बोला, ये तीसरा भाग है। अब दूसरा भाग जो आता है वो है पंखुड़ियां, जो कैसी होती हैं, रंगीन होती हैं। और ये हैं छोटी छोटी पत्तियां जिन्हें हमने क्या कहा था, बाह्यदल। और ये आपका आता है पुष्पाशन। ये है हमारे पास पूरा फ्लावर का डायग्राम, ठीक है। अब हमने क्या बोला, ये है बाह्यदल, ये है दल, ये भाग, ये वाला भाग और ये दोनों भाग हमारे आते हैं पुंकेसर के। और ये पूरा भाग जो आपके पास आता है, बीच का भाग, इसे हम कहते हैं स्त्री केसर। ये पूरा भाग, ठीक है। सिर्फ इतना भाग नहीं बल्कि ये पूरा भाग स्त्री केसर का आता है। अब हमने कहा था फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। आप जानते हैं मेल पार्ट कौन है, फीमेल पार्ट कौन है। पुंकेसर या स्टेमेन क्या है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। जल्दी से हम देखेंगे इन चीजों को। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर यानी कि फूल का क्या है, ये नर भाग है। क्या होगा, फूल का नर भाग। दूसरा, हम अगर स्त्री केसर की बात करें तो हमने कहा ये क्या है, पिस्टिल या स्त्री केसर जो है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि फूल या फ्लावर का मादा भाग, ठीक है।
अब हम क्योंकि लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास आई थी कि लैंगिक जनन में दो जनक होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। तो हमारे पास मेल पोर्शन ये वाला आया है और फीमेल पोर्शन हमारे पास ये वाला आया है। ठीक है, अब इनमें दूसरे हमारे पास क्या था, हमने कहा कि जब मेल और फीमेल दो भाग होंगे, इनमें कुछ विशिष्ट कोशिकाएं बनती हैं जिसे हम कहते हैं गैमीट या युग्मक। तो हम देखते हैं कि गैमीट और युग्मक कैसे बनते हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं। अगर आप ये वाला डायग्राम देखते हैं तो ये बेसिक सी चीजें हैं, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि हमने प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी तो तब भी हमने बात की थी यहाँ पर और तब भी आपने ये सेम चीजें पढ़ी थी। तो आप जल्दी से क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, फूल का जो डायग्राम है उसे ड्रॉ कर लेंगे, हर एक पार्ट को लिखेंगे। इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में। अब आप देख रहे होंगे जो पुंकेसर उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाला भाग है जिसे हम कह रहे हैं परागकोश या एंथर कह रहे हैं, और एक ये डंडी है जिसे हम फिलामेंट कह रहे हैं या पुंतंतु कह रहे हैं। तो पुंकेसर या मेल पार्ट के दो भाग होते हैं और फीमेल पार्ट जो होता है पिस्टिल, इसके तीन भाग होते हैं। पहला तो ये है जो चौड़ा भाग है, दूसरा ये जो नली जैसी संरचना है, और तीसरा ये जो आपको यहाँ पर जो चौड़ा भाग दिखाई देता है। ठीक है, सबसे पहले फ्लावर का डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए, उसके बाद सबसे पहले हम स्टेमेन को पढ़ेंगे और स्टेमेन के पार्ट्स आप जानते हैं। हम देखेंगे स्टेमेन में किस प्रकार से यहाँ पर गैमीट बने हैं, उन गैमीट्स को हम क्या कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हुआ है। मेल गैमेट में लेंगे पुंकेसर को, ये है पुंकेसर। ठीक है, इसे हम कहेंगे एंथर या परागकोश। यह है फिलामेंट या पुंतंतु। अब यहाँ पर जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो होगा एंथर या परागकोश में। कैसे होगा देखें, अगर मैं एंथर को इस प्रकार से कट कर दूं, एंथर में आप एंथर को देख भी सकते हैं। जब आपने फ्लावर को देखा सबसे पहले आपने सेपल्स निकाले, फिर आपने पेटल्स निकाले, सेमेन आपको डंडी दिखेगी, नीचे से डंडी दिखेगी, ऊपर आपको कुछ सीड जैसा बीज जैसा फील होगा। इतना फाइन स्ट्रक्चर आपको ना भी दिखे क्योंकि बहुत छोटा होता है, लेकिन दिख भी सकता है किसी फ्लावर में। ठीक है, अगर मैंने कहा कि इस बीज को मैंने बीज से यूं कट कर दिया, इस प्रकार से कट किया, तो मेरे पास जो डायग्राम आता है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आता है। इस प्रकार का डायग्राम मेरे पास आता है। ठीक है, समझ रहे हैं ये कैसा है। जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमने कहा ये एंथर है पूरा और ये नीचे क्या है, ये फिलामेंट है। अब एंथर को मैंने जब बीच से कट किया, ऐसे मैंने बीच से कट कर दिया एंथर को। अब आप ऊपर से देख रहे हैं एंथर को कि ऊपर से कैसा दिखता है, यानी कि मैंने यहाँ से कट किया और आप ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से हमें कुछ ऐसी संरचना मिलती है। थोड़ा और अच्छा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें इस प्रकार से चार राउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये हम क्या कहलाते हैं, ये थीका होंगे। ये इस प्रकार से चार राउंड स्ट्रक्चर होते हैं और इन राउंड स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं। इनके अंदर क्या होंगे, ये कोशिकाएं हैं। अब ध्यान रखिए, पूरा जो प्लांट हमारा है वो कैसा है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड को कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप गैमेट फॉर्मेशन को और फर्टिलाइजेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात करते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या है। हमने बोला कि अगर हम बात करें डिप्लॉइड की, डिप्लॉइड को आप द्विगुणित भी कहते हैं।
द्विगुणित का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कितने क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम्स का नंबर फिक्स होता है। अलग अलग जो स्पीशीज होती हैं उनमें अलग अलग जो क्रोमोसोम है उनका नंबर अलग अलग होता है, फिक्स होगा। हर एक सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेंगे। तो हमने कहा कि हमारा जो यहाँ पर क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र में हो सकता है कि कुछ ऐसी सेल हो जिसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो वेरी करता हो। तो अगर मैंने कहा कि कोई जीव द्विगुणित है, तो द्विगुणित का मतलब कि उनका जो जीवन चक्र है उसके अधिकतम टाइम में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो कैसे थे, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब होता है कि जैसे जीवन चक्र क्या होता है कि जब से जन्म हुआ और जो मृत्यु तक का टाइम है, किसी भी जीव की हम बात करें, प्लांट्स, एनिमल्स, हम किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, सब लिविंग की बात कर रहे हैं कि जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि जब आपका जन्म हुआ, बर्थ हुआ और डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है। हमने कहा कि द्विगुणित का मतलब है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जीव है उसका जो अधिकतर जो जीवन है या अधिकतर जो टाइम है, जो उसकी लाइफ साइकिल का जो मैक्सिमम टाइम है, उस टाइम में उनकी कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम का नंबर था वो कितना था, फुल था। डिप्लॉयड है, फुल था, इसीलिए हम उसे डिप्लॉयड कह रहे हैं, द्विगुणित कह रहे हैं। अब फुल नंबर का मतलब होता है कि हर एक स्पीशीज में स्पेसिफिक नंबर होता है। जैसे कि हम ह्यूमंस का अगर एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा हमारे पास होते हैं 46 क्रोमोसोम, जिसे आप 23 पेयर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मैं जो हूँ वो द्विगुणित हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझ में 46 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, तो इसे मैं कहूँगी कि ये क्या है, डिप्लॉयड है। अगर इसी का हाफ हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, हैप्लॉयड कहेंगे। तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड कंडीशन क्यों आती है, कब आती है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तो आपको आते हैं, थोड़ा सा आप इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि एंथर का स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इनके अंदर जो सेल्स होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार घर से रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।